हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, आज का हमारा जो वीडियो है वो है मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स को लेकर। ठीक है, क्लास 12 की बिजनेस स्टडी का जो फर्स्ट चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, वहाँ पे हमने पहले भी इस चैप्टर का एक वीडियो जो है स्टार्टिंग का हमने बना दिया है, जहाँ पर मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट को डिस्कस किया था। ये हमारा सेकंड वीडियो है। सेकंड वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को, कि जो मैनेजमेंट हम करते हैं वो क्यों करते हैं, उसका पर्पस क्या होता है। ठीक है, उससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले हमने रखा है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स हैं। मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स है 3 टाइप्स के हैं। पहला है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव्स और लास्ट इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा ऊपर से कोशिश करते हैं समझने की। देखिए, जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स है इसमें हम वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट से, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ से, ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट से। ठीक है, इससे रिलेटेड जितनी भी हम यहाँ पे टॉपिक्स पढ़ेंगे वो हम इस हेडिंग में पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में। सेकंड है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव्स में हम ये पढ़ेंगे कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सोशल के लिए किस तरह से बेनिफिशियल हो सकता है। मतलब कि सोसाइटी के लिए हम क्या क्या करें जिससे कि सोसाइटी हमसे खुश रहे। ठीक है, सोसाइटी से हमें अच्छे रेस्पॉन्सेस मिले, अच्छे फीडबैक मिले। हम सोसाइटी के लिए ऐसा क्या काम करें कि सोसाइटी हमसे खुश रहे, हमारे बिजनेस से खुश रहे, हमारे ऑर्गेनाइजेशन से खुश रहे और हमसे ज़्यादा से ज़्यादा वो जुड़ें। ठीक है, तीसरा है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, देखिए पर्सनल का मतलब होता है कि जो एम्प्लॉय से रिलेटेड, जो भी एम्प्लॉयज़ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं उनको किस तरह से हम सेटिस्फाई कर सकें, वो किस तरह से खुश रहें कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अपना पूरा 100% एफर्ट लगाएं। ठीक है, और ईमानदारी से काम करें। ठीक है, किसी भी तरीके की कोई डिस्प्यूट्स या फ्रॉड जैसी एक्टिविटीज़ उनके द्वारा परफॉर्म ना की जाए। ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में। उसमें हम ये सारी बातें ध्यान में रखते हैं कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को किस तरह से कैसा इंसेंटिव्स दें, क्या उनके साथ ऐसा मतलब ऐसा इन्वायरमेंट बनाएं कि जिससे वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में खुशी खुशी रहें, हॉनेस्टली काम करें। ठीक है, और अपना पूरा 100% एफर्ट लगाएं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो नाउ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। देखिए, इसमें हमने 3 हेडिंग्स में इसको बांटा है, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। ठीक है, देखिए जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में या कोई भी बिजनेस आप मार्केट में स्टार्ट करते हो, ठीक है, किसी भी कंपनी को अगर मार्केट में स्टार्टअप लेना, मतलब न्यू कंपनी है मार्केट में आती है, तो अगर वो स्टार्टिंग में आते ही प्रॉफिट के बारे में सोचती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर लें, तो मे भी हो सकता है कि वो इन फ्यूचर ज़्यादा टाइम तक स्टेबल ना कर सके मार्केट में। क्योंकि हमें सबसे पहले अपना नाम बनाना होता है। किसी भी कंपनी को मार्केट में आते ही प्रॉफिट पर ध्यान नहीं देना होता है, सबसे पहले उसे अपना नाम बनाना होता है। ठीक है, जैसे कि इसको आप गुडविल भी कह सकते हैं। सबसे पहले उसे अपनी गुडविल क्रिएट करनी होती है कस्टमर्स के बीच में, मार्केट के बीच में। क्योंकि आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि मार्केट परफेक्ट कंपटीशन चल रहा है। हर प्रोडक्ट को कई लोग बना रहे हैं, एक ही प्रोडक्ट के बहुत सारे प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर्स मार्केट में अवेलेबल है। और ऐसे मार्केट में एंट्री करना मतलब कि बहुत ही टफ वर्क हो सकता है। इसलिए हमें सबसे पहले वहाँ पे सर्वाइव करने के बारे में सोचना चाहिए कि कैसे हम वहाँ पे स्टेबल करेंगे अपने आप को। जैसे कि एग्जांपल है, जियो कंपनी जब मार्केट में आई थी तो उसको भी पता था कि मार्केट में बहुत ही ज़बरदस्त कंपटीशन है। एयरटेल है, आइडिया है, वोडाफोन है, बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट हैं और उनके प्रोडक्ट है मार्केट में काफ़ी फेमस हो चुके हैं, बहुत सारे कस्टमर उन्होंने बना लिए हैं और न्यू कस्टमर्स के कोई चांसेस नहीं है। तो उन्होंने क्या ट्रिक लगाई, उन्होंने लगाया कि पहले फ्री में सिम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और आपको उसमें बहुत सारा डेटा और जो भी है कॉलिंग के लिए, ठीक है, ये बहुत सारी फैसिलिटीज़ उन्होंने सिम कार्ड में एज अ फ्री आपको प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया। अब भाई फ्री की चीज़ मिलेगी तो किसको काटती है, लग गए सब लोग लाइन में। सब लोगों ने जियो की सिम्स परचेज करने का, फ्री में मिल रही थी, लाइन में लग के सब लोगों ने, सबके पास सिम कार्ड्स हो गए। उसके बाद उन्होंने अपना स्टाइल्स
लगाया, दूसरा जैसे बिजनेस का दूसरा रूप होता है, उन्होंने कमाने के बारे में सोचा। तो वही चीज़ सबसे पहले मार्केट में स्टेबिलिटी करिए, पहले अपने आप को स्टेबल करिए मार्केट में, ठीक है। उसी कहते हैं सर्वाइवल, कि आप फ्यूचर टाइम तक अपने आप को कितने समय तक वहाँ पे स्टेबल कर सकते हैं, उसके लिए पहले स्ट्रैटेजीज बनाइए, प्लानिंग करिए। तो सबसे पहले आती प्रॉफिट के पीछे मत भागिए, पहले खुद को स्टेबल करिए मार्केट में। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में जो पहला हमारा स्टेज है वो है सर्वाइवल, ठीक है। इंश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव्स एंड एग्जिस्ट इन फ्यूचर, कि ऑर्गेनाइजेशन को पहले अपने स्टेबिलिटी के बारे में यहाँ पर सोचना चाहिए, और उसकी स्टेबिलिटी के लिए हम सारे यहाँ पर प्लानिंग करते हैं, ठीक है। सेकंड थिंग हो गया हमारा प्रॉफिट, उसके बाद हम प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे, ठीक है। अर्निंग एजुकेट प्रॉफिट इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड ग्रोथ, आपको इतना प्रॉफिट अर्न करना होगा जिससे कि आप मार्केट में सर्वाइव भी कर सकें और अपनी ग्रोथ भी कर सकें, ठीक है। हमारा जो सेकंड स्टेज है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में वो है प्रॉफिट को अर्न करना। प्रॉफिट अर्निंग मतलब इतना प्रॉफिट अर्न करिए कि जिससे आपके ऑर्गेनाइजेशन को इन फ्यूचर तक काफ़ी समय तक अपने आप को स्टेबल कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक सर्वाइव कर सकता है, और अब खुद की ग्रोथ भी कर सके, ठीक है। तो प्रॉफिट भी बहुत इंपॉर्टेंट वहाँ पर प्ले रोल करता है। उसके बाद आता है ग्रोथ, ठीक है। अब आप एक हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को प्रॉफिट हो गया, हम लोग खुशी खुशी घर पे आ जाएंगे, बैठेंगे, खा के ख़त्म कर देंगे सारे पैसे, ऐसा नहीं। कंपनी में अगर जब प्रॉफिट होता है तो वो उस प्रॉफिट को ग्रोथ की तरफ लगाती है, अपने डेवलपमेंट में लगाना जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि उस प्रॉफिट को सब कंज्यूम कर दो, नहीं, आप उस प्रॉफिट को यूज़ करेंगे एज अ फ्यूचर रिसोर्सेज की तरह, मतलब कि आप डेवलप करेंगे उससे, ठीक है। अपनी और ब्रांचेस बनाएंगे या अपने बिजनेस को और बड़ा करेंगे, कंपनी और बड़ी होगी, ठीक है। नेशनल लेवल से मल्टीनेशनल कंपनी बनाने के बारे में सोचा जाएगा। तो ग्रोथ, ठीक है, तो ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा थर्ड स्टेज में आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में ग्रोथ, ठीक है। फर्स्ट में आता है सर्वाइव, पहले कंपनी को आते ही मार्केट में सर्वाइव करना चाहिए, स्टेबिलिटी वहाँ पे अपनी इंश्योर करनी चाहिए। सेकंड पॉइंट आता है उसमें प्रॉफिट का, कि प्रॉफिट के बारे में उनको सोचना चाहिए, हमारा जो ऑब्जेक्टिव होगा वो प्रॉफिट होगा। थर्ड में हमारा होगा ग्रोथ, ठीक है। ये तो हो गया हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद आता है सोशल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब अब हम सोसाइटी के बारे में सोचेंगे कि हमें सोसाइटी में क्या करना है, क्योंकि आप लोग इकोनॉमिक्स में जानते हैं, पढ़ा होगा कि आप लोग जितने भी रिसोर्सेज होते हैं हमें वो सोसाइटी से ही मिलते हैं। कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है मार्केट में जिसको रिसोर्सेज सोसाइटी से ना मिलते हो, उसने खुद से जनरेट कर लिए हो, ऐसा नहीं है। अगर एक बिस्किट बनाने की भी कंपनी है तो उसको भी क्या चाहिए, गेहूं आटा चाहिए, जो कि उसको सोसाइटी से मिलेगा, ठीक है। किसान पैदा करके देते हैं उसको, वो खुद से कोई कंपनी अपने आप से खेती नहीं करती है, वो परचेज करती है। तो परचेज कहाँ से करती है, फार्मर से, ठीक है। वो भी डिपेंड होती है कल्टीवेशन पर। तो वही चीज़ हम बता रहे हैं कि जिससे भी हमें रिसोर्सेज मिलते हैं, जिससे भी हम रिसोर्सेज को ऑब्टेन करते हैं, तो उनके बारे में सोचना भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारे लिए यहाँ पर जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि अगर सोशल ऑब्जेक्टिव्स हम नहीं करेंगे या सोशल वेलफेयर, सोशल ऑब्जेक्टिव्स को अहमियत नहीं देंगे या सोसाइटी के लिए वेलफेयर नहीं करेंगे, तो हमारा बिजनेस ज़्यादा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक रन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले सोसाइटी क्या चाहती है, सोसाइटी चाहती है कि भाई प्रोडक्ट ऐसा हो, कंपनी हमें ऐसा प्रोडक्ट बना के दे या फर्म ऐसा प्रोडक्ट बना कर दे जो कि अच्छी क्वालिटी का हो। हम लोग हमेशा चाहते हैं कि हमें अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिले, लेकिन वो ज़्यादा महंगा भी ना हो, हम इतना हो कि हम उसको अफोर्ड कर सकें, ठीक है। एक बेस्ट क्वालिटी या बेटर क्वालिटी आप कह सकते हैं एट रीजनेबल कॉस्ट पे आपको एक प्रोडक्ट ऐसा मिलना चाहिए। ये सोसाइटी वेलफेयर में आ गया, क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस, ठीक है। सोसाइटी क्या चाहती है, क्वालिटी प्रोडक्ट एट अ रीजनेबल प्राइस। सेकंड पॉइंट क्या है, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट किया जाए, ठीक है। कंपनी में क्या होता है, आप लोग जानते हैं कि हमेशा वैकेंसीज आती हैं, वहाँ पे कई लोग एम्प्लॉयज़ लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, ठीक है। तो ये एक हमारे सोसाइटी के लिए एक दूसरा क्या बेनिफिट प्रोड्यूस करके मतलब बना के देते हैं, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। अगर कंपनियां होंगी, इंडस्ट्रीज ओपन होंगी तो वहाँ पर रोजगार भी मिलेगा। उसके बाद आता है कम्युनिटी प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, ठीक है। कम्युनिटी प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट का मतलब ये है कि जो भी हमारे कंपनी में या फर्म में एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं उनको हम कुछ इंसेंटिव्स दें, ठीक है। कुछ ऐसे इंसेंटिव मतलब कह सकते हैं कि कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें जिससे कि उन लोगों को प्रॉफिट मतलब उनके
फ़ायदे हो सके, उनको बेनिफिट मिल सके, जैसे कि उनके बच्चों को स्कूल की फ़ीस वगैरह के लिए कुछ हेल्प कर देना, ठीक है। या तो जैसे अगर स्कूल वगैरह हैं तो वो उनके बच्चे उनके जैसे उनके एम्प्लॉयर का स्कूल है तो वहाँ पे वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। हॉस्पिटल में उनके मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए कुछ उनको अलग से कुछ पैसे दे दिए जाए, ठीक है, एक हेल्प कर दी जाए, तो सब्सिडी जैसे कह सकते हैं प्रोवाइड कर दी जाए। तो ये सब आ जाता है आपका कम्युनिटी प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट में, ठीक है, कि जो भी हमारे एम्प्लॉइज़ हैं, जो भी हमारी कंपनी के एम्प्लॉइज़ हैं, हम उनको कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ भी दे दें। या मान लीजिए कि कोई सोशल एम्प्लॉइज़ को भी जैसे दे सकते हैं, या अपने सोसाइटी सोशल है तो वहाँ पे स्कूल दे सकते हैं, उनको स्कूल बना के दे दिया, हॉस्पिटल्स बना के दे दिए, ठीक है। वहाँ पर हम क्या करते हैं, उनके लिए बहुत ही सस्ते में इलाज हो जाए, या बहुत कम फीस में बच्चे पढ़ सकें वहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह के भी हम वहाँ पर फैसिलिटीज सोसाइटी के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, ठीक है। देखिए इन्वायरमेंटल फ्रेंडली आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि प्रोडक्शन, अगर आप किसी कोई भी कंपनी प्रोडक्शन कर रही है तो वहाँ पर जो भी इसका स्मोक या उससे जो भी इन्वायरमेंट पॉल्यूट होता है तो वो सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि कम से कम पॉल्यूशन हो, ठीक है। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मतलब कि जो वातावरण है हमारा वो प्रदूषित ना हो। आप ऐसा टेक्निक यूज़ कीजिए कि जिससे कि आपकी फैक्ट्री से जो भी धुआं निकलता है वो कम से कम निकले, ज़्यादा पॉइजनस गैसेस आप प्रोड्यूस ना करें, ठीक है। जो भी वेस्टेजेस आपकी फैक्ट्री से या गंदा पानी जो निकलता है उसके लिए भी कुछ आप बना के रखें सिस्टम, जिससे कि इन्वायरमेंट जो है हमारा ज़्यादा से ज़्यादा पॉल्यूट ना हो। अब लास्ट हमारा था पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अब हम सोचेंगे सारी बातें अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में, जो कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके बेनिफिट के लिए सोचेंगे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में। पहला है बेटर वर्किंग कंडीशन। एम्प्लॉय क्या चाहता है, हर एम्प्लॉय चाहता है कि जहाँ पर भी वो काम करे वहाँ की जो इन्वायरमेंट हो वो अच्छा हो, ठीक है, वहाँ पे अच्छे लोग हों, ठीक है, वहाँ पे कोऑर्डिनेशन हो, लोग आपस में मिलजुल के वर्क करें, कोई किसी से भी किसी भी तरीके का कोई मतभेद ना करें, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होना चाहिए, बेटर वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए, लाइक पीयर रिकॉग्नाइजेशन, सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है, कि अगर किसी ने कोई अच्छा काम किया है तो उसको फिर शाबाशी मिलनी चाहिए, अवार्ड मिलना चाहिए, इनाम देना चाहिए, ठीक है। अगर वो कंपनी के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाता है तो उसके लिए कंपनी भी उसके बारे में कुछ सोचे, ठीक है, उसको एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स वगैरह प्रोवाइड किया जाए। जैसे आप जानते हैं कि बोनस वगैरह दिया जाता है, कुछ का बोनस वगैरह, ठीक है, अलाउंसेस वगैरह भी मिलते हैं। उसके बाद है कॉम्पिटिटिव सैलरीज, जो उनकी सैलरी हो वो कॉम्पिटिटिव नेचर की होनी चाहिए, मतलब कि अदर जो भी फर्म या कंपनी है उसी लेवल का एम्प्लॉय अगर किसी अदर कंपनी या फर्म में वर्क करता है, उसकी सैलरी उससे ज़्यादा है तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए कॉम्पिटिटिव सैलरी होनी चाहिए। जो भी सैलरी मार्केट में या अदर कंपनी जो प्रोवाइड करती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, वो हमें अपने एम्प्लॉयज़ को वो सैलरी प्रोवाइड करनी चाहिए, वो सारी फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करनी चाहिए। उसके बाद आता है पर्सनल ग्रोथ एंड सर्वाइवल। देखिए पर्सनल ग्रोथ एंड सर्वाइवल में जैसे कि टाइमली उनकी, जैसे कुछ लोग ऐसे भी एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कंपनी में एज अ इस तरह से वर्क करने के लिए आते हैं कि वहाँ से कंपनी से बस सीखना चाहते हैं, फिर उसके बाद वो अपना खुद का मतलब बिजनेस वगैरह करना की मतलब मेंटलिटी रखते हैं। तो पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मतलब कि टाइमली उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, ठीक है, उनको टाइमली ट्रेनिंग देनी चाहिए और उनका प्रमोशंस वगैरह वहाँ पर होने चाहिए, उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उनके प्रमोशन होने चाहिए और टाइमली उनकी ट्रेनिंग वगैरह के लिए भी प्रोविजंस वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में होने चाहिए। उसके बाद आता है रिकंसाइल पर्सनल ग्रोथ विद ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव फॉर हार्मनी इन ऑर्गेनाइजेशन। रिकंसाइल पर्सनल ग्रोथ का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी एम्प्लॉय अपने बेनिफिट के पर्पज से अगर ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। सबका एम एक ही होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करना, ना कि मुझे अपना पर्सनल कोई भी बेनिफिट मिल रहा हो उससे, ठीक है। अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए हमें कोई वर्क नहीं करना चाहिए। जैसे कि कुछ ऐसे मैनेजर्स होते हैं जो कि अपने किसी रिलेटिव्स को वहाँ अपॉइंटमेंट कर देते हैं, जबकि उसका जो रिलेटिव्स होता है वो इतना एबिलिटी उसके अंदर नहीं है कि वो उस पोस्ट पे वर्क कर सके, लेकिन फिर भी वो रिलेटिव है तो इसलिए उसका अपॉइंटमेंट करवा देते हैं, जबकि जो भी एबल पर्सन होता है उसको वहाँ से रिमूव कर देते हैं या उसका वहाँ पे उस पोस्ट पे उसको नहीं दी जाती है, ठीक है, उसका अपॉइंटमेंट नहीं किया जाता है और अपने रिलेटिव्स का कर देते हैं, मतलब कि एक पर्सनल बेनिफिट के लिए कि हमारा रिलेटिव है तो उसका हम अपॉइंटमेंट करा दिए और किसी अदर पर्सन का जो कि बहुत ही एबल था, एक्सपीरियंस था, क्वालिफाइड था, उसको हमने वहाँ पर उस पोस्ट पे ना देकर हमने अपने रिलेटिव्स को बैठा दिया। तो इस तरह की जो भी चीज़ें होती है उनको रिकंसाइल करना चाहिए, ठीक है। रिकंसाइल पर्सनल ग्रोथ विद ऑर्गेनाइजेशन, हमें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना चाहिए कि हम जो भी वर्क करें, हमारे जो भी
जो भी वर्क होते हैं या जो भी हमें टास्क दिए गए हैं, ठीक है, हमें वो सारी चीज़ें हम जो कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को लेकर सोचना चाहिए, जिससे कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो सके, ना कि हम अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कोई वर्क करें। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हो गए आपके मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स में। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और आप लोगों इसका नोट्स ज़रूर बनाते रहिए। मैं पहले भी कह चुका हूँ, जितने भी मैंने टॉपिक्स आपको पढ़ाए हैं उनके नोट्स ज़रूर आप बनाइए। ठीक है, नोट्स बनाते रहिए। मंडे को सारे नोट्स आपके चेक होने वाले हैं, और अटेंडेंस भी लगाते जाइए। वीडियो पर यस सर लिखिए या प्रेजेंट सर लिखिए, वीडियोज़ पर अपनी आप लोग अटेंडेंस ज़रूर लगाइए। ठीक है, और जो नए लोग हमारे वीडियोज़ को देख रहे हैं उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। ठीक है, थैंक यू टू ऑल।